दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सेमेस्टर 1 का एग्जाम अभी चल रहा है, ठीक है। तो आज की स्टूडेंट बताने वाला हूँ सेमेस्टर 1 हिस्ट्री जनरल, चाहे आप बीबीयू का स्टूडेंट्स हो या बीबीएमकेयू का हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरल है हिस्ट्री का, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार का वर्णन करें या तो इस पर प्रकाश डालें। तो जब भी आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड तो इतना कुछ आपको जरूर डालना है एग्जाम में, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, हड़प्पा सभ्यता या तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही है। तो एग्जाम में अगर सिंधु घाटी सभ्यता बोल देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार का वर्णन करें तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और ये सिंधु घाटी सभ्यता ये दोनों एक ही है, ठीक है। ये दोनों अगर आप लोग को लग रहा है कि अलग अलग है तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का दोनों क्या है, एक ही है। तो किसी पर भी क्वेश्चन आपको पूछता है, आपको घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता या तो फिर जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। उत्पत्ति मतलब समझो जन्म, इसका जन्म कैसे हुआ, और फिर इसका विस्तार कैसे हुआ। विस्तार मतलब फैला कैसे पूरा दुनिया में, या तो फिर पूरा दुनिया में नहीं तो फिर किस किस क्षेत्र में फैला, और अगर वहाँ पे जब फैल गया तो उसका वहाँ पे विकास भी हुआ, तो वही उसका जन्म कैसे हुआ और वो फिर बड़ा कैसे हुआ है। इस टाइप से आप लोग समझ जाए, ठीक है। ये आपको बताना है। तो देखिए, पहली बात तो मैंने हेडिंग लिखा कि हड़प्पा सभ्यता या तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही है, ठीक है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता है। देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई नहीं हुआ था ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों को किसी को ज्ञान नहीं मिला था ना, तो लोगों को लग रहा था कि वैदिक सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता है। प्राचीन सभ्यता मतलब क्या, पुराना सभ्यता। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का उत्पन्न हुआ ना, जब इतिहासकारों ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिला और उससे पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है, ठीक है। जब तक हड़प्पा सभ्यता का खुदाई नहीं हुआ था तब तक सभी सारे लोग मान रहे थे कि जो सबसे पुराना सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, सबको पता चला, वहाँ पे खुदाई हुआ, वैसे जैसे ही इतिहासकारों को पता चला तब पता चला कि ये हड़प्पा सभ्यता भी उसका बाप निकला, यानी कि वो भी इससे भी ज़्यादा पुराना है, वो उससे भी ज़्यादा प्राचीन है, इसलिए फेमस है, ठीक है। ये अब नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं बिंदु करके जो मैंने दिया है, ये केवल भारत का प्राचीन सभ्यता नहीं है बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। यानी कि ये कोई भारत का ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व का ये सबसे प्राचीन सबसे पुराना सभ्यता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के बगल में स्थित था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि आगे भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब इसका जन्म कैसे हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसका जन्म पर बात करने वाले हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे, जब पंजाब में पहली बार रेल की पटरी बिछाने के लिए खुदाई शुरू हुई तो अचानक इंजीनियरों, जो वहाँ पे इंजीनियरों था ना, जो इंजीनियर के लोग थे, को हड़प्पा पूरा स्थल मतलब कि औजार उपकरण मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ पे क्या होने लगा, मिला, जो कि आज के समय पाकिस्तान में पड़ता है। जो वहाँ पे है ना, हमें पंजाब जो वहाँ पे बोला जा रहा है ना, वो आज के समय में वहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। तो पड़ता है। उसके बाद पुरातत्वविदों मतलब क्या, जो उस चीज़ों के बारे में ज्ञान लेने वाले, ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, जो उसके बारे में परीक्षण करने वाले लोग होते हैं, उसी को बोला गया पुरातत्वविदों। तो जो लोग थे ना, इस स्थानों को खोज निकाला, तब पता चला कि यह एक प्राचीन सभ्यता। जब वहाँ पे रेल का पटरी बिछाया जाने लगा तो वहाँ पे ईंटें वगैरह मिलने लगा, ठीक है। तब पता चला कि यहाँ पे भी एक सभ्यता छुपा हुआ है, और ये कहाँ का बात चल रहा है, हड़प्पा का बात चल रहा है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की, लेकिन इसका श्रेय 3 लोगों को जाता है। माना जाता है कि दयाराम साहनी ने किया, लेकिन इसको 3 लोगों को भी माना जाता है, जॉन मार्शल और एक दयाराम साहनी, यही वाला जो कि भी मैंने यहाँ पे बोला है, और तीसरा है रखाल दास बनर्जी, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति को माना जाता है, जिसमें से मुख्य किसको माना जाता है, दूसरा नंबर दयाराम साहनी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष हड़प्पा नगर में मिले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मतलब जो इसका सबसे ज़्यादा अवशेष मिला है ना, यानी कि जो उपकरण मिला है ना, जो चीज़ें मिला है ना, वो सबसे पहले हड़प्पा नगर में मिला। हड़प्पा माने एक शहर का नाम है, ठीक है। तो हड़प्पा में मिला, इसलिए इसे हड़प्पा का सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ। यह जो हड़प्पा सभ्यता ना, वो किसके बगल में था, सिंधु नदी के बगल में था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चाहे सिंधु घाटी सभ्यता बोले चाहे हड़प्पा सभ्यता बोले, दोनों का दोनों क्या है, हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, यानी ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था। तो ये वाला डायग्राम आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 एरो दिया, बता दिया कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। तो यहाँ पे आप लोग मोबाइल को जब
टेढ़ा करेंगे तो पता चलेगा पूरब सामने की ओर है, फिर पश्चिम इसके पीछे, उत्तर उधर है, दक्षिण इधर है। तो पूरब में यहाँ पे देख सकते हैं पूरब में लिखा हुआ आलमगीर, ठीक है, आलमगीर क्या लिखा हुआ पूरब में आलमगीरपुर। और वही अगर देखें पश्चिम में तो क्या लिखा हुआ है बलूचिस्तान। वही देखें उत्तर में तो जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, मतलब यहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिखना है तो बहुत अच्छा रहेगा अगर लिख लेते हैं तो। अब देखते हैं इसके विकास को 5 चरणों में इंगित किया गया, यानी कि जो इसका विकास है ना कि जो इसका ये विस्तार है ना इसको 5 चरणों में बांटा गया। कौन कौन सा सो देख सकते हैं। पहला है सीमित, कृषि और ग्राम्य। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है। सीमित कृषि का मतलब हो गया कृषि मतलब सीमित मतलब एक छोटा सा मात्रा में, ठीक है। तो सीमित मात्रा में कृषि, और ग्राम्य मतलब वही ग्राम जो गांव होता है ना गांव, उसी को बोला गया ग्राम्य, ठीक है। तो सीमित कृषि और ग्राम्य। अब देखिए सीमित कृषि और ग्रामीण क्या है। तो दक्षिण, उत्तर एवं अन्य जगहों से जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में वैसे लोग निवास करते थे जिनकी जीविका का साधन पशुपालन था, क्योंकि पहले के लोग पशुपालन करता था। भेड़ बकरी उनके मुख्य पालतू पशु थे और अनाज भी उगाते थे, और वे मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। उनके घर कच्ची ईंटों के बने थे और वे मौसम के अनुसार अपना जगह को क्या करते थे बदलते रहते थे। अगर गर्मी है तो ठंडा के टाइम में चले जाते थे ठंडा जगह में, और ठंडा मौसम आ गया तो गर्मी के जगह चला जाता था। मतलब इस टाइप से वो लोग प्लान कर जाते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे क्या देखें, अभी यहाँ पे जो कृषि इन लोग का हो रहा है वो सीमित मात्रा में, भाई कृषि का कहीं नाम हो रहा है क्या नहीं। इन लोग अभी पशुपालन का काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं अनाज भी उगाते हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा मात्रा में, शुरुआत है ना अभी तो थोड़ा मोड़ा मात्रा में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा उन्नत कृषि। अब कृषि को बड़ा पैमाने पर मतलब ये लोग क्या करने लगे, कृषि को उत्पन्न करने लगे। और ग्रामीण मतलब ग्रामीण ये गाँवों के इलाका में, ग्रामीण इलाका में, ठीक है। लगभग 3300 से 2500 यानी कि हम बोल सकते हैं 3300 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के मध्य कालीन कलीगुल मोहम्मद, एक देखिए यहाँ पे नाम आया है किल्लीगुल मोहम्मद है, ठीक है, किल्ली गुल मोहम्मद, सूरजगल और नाल एवं अन्य स्थानों के उत्खननों से जो सामग्री सामने आई है, मतलब यहाँ पे जो जैसा हो गया किल्ली गुल मोहम्मद, सूरज गल हो गया, फिर नाल होंगे, ये सब जो स्थानों पर जब वहाँ पे उत्खनन किया गया, खुदाई किया गया, वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया, तो बहुत सारे सामग्री सामने आया, ठीक है। उनमें से स्पष्ट हो जाता है उससे उस सारे जितने भी सारे चीज़ें वहाँ से मिला है उस सभी चीज़ों से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय का आवास बड़े और अधिक अस्थायी थे। यानी कि उस सब चीज़ों से पता चलता है कि जो यहाँ आवास मतलब क्या रहने का जगह एक बड़ी था, यानी बड़े पैमाने पर क्या था रहने का जगह था और अस्थाई था। इसके पहले वाला में हम लोग क्या देखे था अस्थाई नहीं था, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, अच्छे तरीके से घर नहीं बनाते थे क्योंकि आज यहाँ कल वहाँ रहते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ धीरे धीरे विकास होते गया और इन लोगों का एक आवास बड़े पैमाने पर बनाने लगा, यानी कि रहने के लिए जो घर है वो बड़े पैमाने पर बनाने लगे। और अस्थाई घर मतलब मजबूत घर, अस्थाई मतलब जो एक ही जगह रुके रहते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं अस्थाई, जो कभी चेंज नहीं होते। तो बड़े से रहने के लिए क्या बनाया गया आवास बनाया गया। और अस्थाई आवास ऐसा नहीं कि बार बार चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अस्थाई आवास बनाया गया। कच्ची ईंटों के अतिरिक्त पक्के ईंटें भी बनाए गए। पहले क्या देखा गया था कि कच्ची ईंटें से बनाया गया था, अब पक्की ईंटा भी क्या होने लगा बनाए जाने लगा। इस समय ग्राम जीवन का विकास हुआ। देखिए अब उस टाइम धीरे धीरे क्या होने लगा ग्राम जीवन का विकास हुआ। पत्थर का बांध बनाए जाया जाता था, ठीक है, यानी कि पानी को रोकने के लिए जो बांध होता है ना वो पत्थर के बनाया जाता था। शवों को कब्र में दफनाया जाने लगा। पहले नियम नहीं जानते थे वो लोग कि जो शव है ना, यानी कि जो लोग मर जाते हैं उसको कैसे क्या करना है। तो धीरे धीरे नियम लागू होते गए वहाँ पे और उन लोगों का दिमाग विकसित होते गया। उसके बाद उन लोगों ने दिमाग में आया कि कब्र में क्या करना दफनाना है लोगों को। फिर कृषि पर बल दिया गया और कृषि पर इन लोगों ने क्या दिया बल दिया और इस प्रकार से क्या किया थोड़ा सा इन लोगों को कृषि में भी फायदा हुआ, ज़्यादा चावल उपजाने लगे। इस प्रकार इनका विस्तार होता गया। अब तीसरा देखते हैं अस्थाई और विकसित ग्राम्य संस्कृति कि जब लोगों ने धीरे धीरे कृषि की और आगे बढ़ा, उन लोगों का अब अच्छे से घर बनाए जाने लगा। एक जगह से दूसरी जगह पलायन का सिस्टम खत्म हो गया, एक ही जगह अस्थाई घर बना दिया। तब आप देखेंगे अस्थाई मतलब क्या, जो एक ही जगह रुके रहते हैं, ठीक है। तो ये अस्थाई एवं विकसित ग्राम से संस्कृति कि अब उन लोगों ने क्या हुआ धीरे धीरे एक ही जगह रुकने लगे और उसका संस्कृति में विकास होने लगा, उसी के बारे में देखना है। तो इस काल में कुछ स्थल है जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो कुल्ली हो गया, नाल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, आदि। इस चरण में गाँवों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुआ है। क्या हुआ गाँवों में वृद्धि हुआ है, गाँव का क्षेत्रफल भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा विस्तृत यानी बढ़ने लगा है। कृषि योग्य भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया गया। जो कृषि योग्य भूमि था ना उसको अधिक से अधिक उपयोग किया गया, अधिक से अधिक कृषि किया
किया गया। जल सिंचाई के लिए बांध बनाया गया। जल सिंचाई मतलब ताकि फसल में हम पानी दे सकें, इसके लिए बांध बनाया गया जो कि पत्थरों का बांध था। और अनेक किसान सिंधु नदी के किनारे बसने लगे ताकि वहाँ से उन लोगों को पानी मिल सके। भवनों को मजबूत बनाया गया और जो भवन था उसे मजबूत बनाया गया, क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाना बंद कर दिए ना। बस्तियों का घेराबंदी किया गया, जो उसके बस्ती था उसे बंद घेराबंदी यानी बाहर से बाउंड्री के टाइप से किया गया। तांबे का भी प्रयोग किया जा रहा था। अतः इस काल का आरंभिक हड़प्पा काल भी माना गया। देखिए, और इस काल को माना गया कि हड़प्पा सभ्यता को जो काल है ना, वो पहला काल यही है, पहला मेन मुख्य इसी को माना जाता है। ठीक है। चौथा देखिए, नागरीकरण का काल। ठीक है, नगरीकरण का काल। नगर मतलब होता है जब गांव से थोड़ा बहुत वो आगे बढ़ जाता है ना, जब गांव थोड़ा विकास कर जाता है हल्का सा, तो नगरीकरण हो जाता है, लेकिन नगर में बदल जाता है। ठीक है, और नगरीकरण का मतलब होता है नगर का विकास हो जाना, नगर का आगे बढ़ना। तो यह चरण हड़प्पा का सभ्यता का संस्कृति का पूर्ण विकसित स्वरूप प्रस्तुत करता है। इस काल में अनेक क्षेत्रों को माना जाता है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान आदि। इस काल की मुख्य विशेषता यह है कि विशाल भवन बनाया गया, घेराबंदी किया गया, जल एवं नलियों की व्यवस्था किया गया। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का आगे बढ़ते गया वैसे भवन बड़ा बड़ा बनाने लगा, घेराबंदी किया जाने लगा, जल का व्यवस्था किया जाने लगा, नली बनाए जाने लगा ताकि कोई गंदगी ना रहे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे विकास होते गया। अब जब विकास होगा तो नगर तो बन ही गया, यानी शहर बन गया हो। पांचवा देखते हैं आर्थिक पतन। क्या आर्थिक का पतन हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब उसका आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, तो आर्थिक पतन, आर्थिक मतलब होता है पैसा, तो पैसों का धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। और इंडो ईरानी एक जगह है जो कि सीमावर्ती क्षेत्र का परित्याग, जब वहाँ पे धीरे धीरे आर्थिक पतन हुआ, जब वहाँ पे पैसों का कमी होने लगा, तो इंडो ईरानी जो सीमावर्ती क्षेत्र था ना वहाँ का, उसे परित्याग कर दिया गया। सारे लोग उसे त्याग कर दिए, हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो इस अंतिम चरण के दौरान बलूचिस्तान के अधिकांश गांवों का परित्याग वहाँ के निवासियों ने कर दिया। वहाँ का मतलब उस बलूचिस्तान का जहाँ पे रहते थे जिस गांव में, वहाँ पे हमेशा के लिए त्याग कर दिए वो लोग। ठीक है, सिर्फ बड़े गांव का ही आबादी का प्रमाण मिलता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो वहाँ का जो सभ्यता का ज्ञान मिलता है ना, वो सिर्फ बड़े बड़े गाँवों का ही साक्ष मिलता है, छोटे को नहीं मिलता। तो इसीलिए बताया गया कि वहाँ का जो बलूचिस्तान का था ना, वो अधिकांश गाँव के जो लोग थे उससे मतलब क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि छोटा गाँव का यहाँ पर साक्ष मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे बड़े बड़े गांवों का ही साक्ष मिल रहा है। इसीलिए इन लोग का मानना है कि शायद उन लोग छोटे गांवों का क्या कर दिए होंगे, खत्म कर दिए होंगे, ये इनका मानना है। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष लिखना जरूरी है, क्योंकि मैंने इसके पहले मैंने पिछला क्वेश्चन में निष्कर्ष नहीं लिखा था। ठीक है, शायद मैंने भूल गया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं कि उपयुक्त विवरणों से इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का उद्भाव मतलब उत्पत्ति एवं विकास एक विवाद शब्द है। मतलब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है, विकास कैसे हुआ, ये अभी भी विवाद शब्द है, इसे अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कर पाया। मतलब एक रियलिटी में अगर बोले ना तो अभी कोई भी मतलब नहीं, बस सारे लोगों ने कल्पना की अभी तक। ठीक है, उपलब्ध साक्ष्यों यानी कि जितने भी सारे अभी तक मेरे को जो भी साक्ष्य मिला है, जो भी प्रमाण मिला है, उसके आधार पर इस प्रश्न का निश्चित और प्रमाणित उत्तर देना संभव प्रतीत नहीं होता। जितने भी सारे साक्ष्य मिला है ना, उसके आधार पर हम ये मतलब 100% विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसका अलग अलग पक्ष विपक्ष दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका पक्ष में जवाब दिया, तो कोई लोगों ने इसका विपक्ष में जवाब दिया है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में कि कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, तो यह एक विवाद शब्द है, यानी इस पर कल्पना किया जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना है, मैं जाग करके कर रहा हूँ, बस आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम नहीं बचता, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कि टाइम पर नहीं मिल रहा है आप लोग को, बट कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक प्रयास हो रहा है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितना भी हो सकता है वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।